ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दैट इज इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। जी हाँ श्रोताओं, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और ये पूरी जिंदगी आती रहती हैं और रहेंगी। बदलता है तो बस इनका स्वरूप, लेकिन वो चीज जो इनसे सामना करने में मदद करती है वो है हमारी हिम्मत और इस बात की समझ कि समस्या से कैसे हम निजात पा सकते हैं। आज कोरोना महामारी के इस दौर में ये हिम्मत और समझ बहुत आवश्यक है, तभी कोरोना से इस जंग में हम जीत हासिल कर पाएंगे। इसलिए आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 56,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर भी 70% से अधिक हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 61,000 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो एक ओर जहां ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नए संक्रमित लोगों की संख्या भी उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आप क्या कारण मानते हैं इसका? इसका यही कारण है कि जो वायरस का प्रवेश हुआ था वो बड़े बड़े शहरों में हुआ था, खास करके जहां पे बड़े एयरपोर्ट थे और विदेशों से वापस लौटने वाले यात्री वो वायरस को अपने साथ ले आए और दूसरों को पहुंचाए। तो इन शहरों में जो पहले ये वायरस का प्रकोप रहा है वो अभी तक कुछ सुधार में आया है और वहां पर केसेस का रिकवरी काफी अधिक मात्रा में नजर आ रहा है। अभी वायरस दूसरे प्रांतों में पहुंच रहा है, कुछ छोटे शहरों में और पूर्वी प्रांत में भी। तो इसलिए हमें नए केसेस का उभरना भी वो नजर आ रहा है हमें जी। तो ये चलता ही रहेगा ये प्रक्रिया, क्योंकि ये वायरस का जो चाल है अलग अलग प्रांतों में अभी हो रहा है और हमें यही देखना है कि ज्यादातर केसेस रिकवर हो रहे हैं या ज्यादातर नए केसेस आ रहे हैं, बस उसी के ऊपर हमें दृष्टि रखनी चाहिए। और डॉक्टर रेड्डी, जब कोरोना के मामलों की संख्या 60,000 के पार हो रही है, बीच में कभी 50 होती है, 55 होती है, 60 होती है और इसके आसपास वेरी करती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कोरोना का इस वक्त पीक चल रहा है और इसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाएगा? जी, हमारे यहाँ ये तो बड़ा विशाल देश है, तो यहाँ पे मुमकिन है कि अलग अलग प्रांतों में ये इसका प्रकोप अलग अलग समय पे नजर आएगा हमें। और कुछ जगह ऐसे हैं जो पहले 3 महीने में कभी ये वायरस का वहां पे प्रवेश नहीं हुआ था या उसका प्रकोप कोई नजर नहीं आया। अभी उन प्रांतों में भी ये वायरस आजकल नजर आने लग गया है। तो हमें यही देखना है कि किस गति से चलेगी, किस हद तक हम रोक सकते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इसका उतार चढ़ाव होगा।
जी। और अभी हम कोविड संबंधी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने एक दिन में 7 लाख से भी ज्यादा 7,33,000 कोरोना परीक्षण करने का एक नया कीर्तिमान कायम किया है और इसे मिलाकर देश में अभी तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और अगर हम इसको देखें कि प्रति 10 लाख आबादी पर तो 18,852 नमूने की जांच जो है वो उपलब्धि हासिल की है। तो क्या नंबर ऑफ टेस्टिंग्स इतनी ज्यादा संख्या में होने से भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं? जी, टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, ज्यादा केसेस नजर आते हैं। इसका मतलब नहीं है कि पहले केसेस नहीं थे, वो छिपे हुए थे और ज्यादा टेस्टिंग करने से उनका पहचान जल्दी हो जाता है और उनको एक तरीके से उनको सलाह दी जाती है कि अगर बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है तो घर में ही वो विश्राम करें, नहीं तो अस्पताल में जाके भर्ती हो जाए और कम से कम उनसे दूसरों को संक्रमण होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा हमें ये केसेस का पहचान होता है उतना अच्छा है, नहीं तो अगर छुपे छुपे हो तो बहुत ज्यादा लोगों को वायरस पहुंचाने का खतरा बढ़ जाता है, वो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो टेस्टिंग अधिक मात्रा में अगर हम करें तो केसेस ज्यादा पहचान में आएंगे तो बढ़ेगी, मगर परिस्थिति के ऊपर हम ज्यादा जल्दी काबू पा सकेंगे। डॉक्टर रेड्डी, इस समय कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। रूस ने भी दावा किया है कि उसने इसकी वैक्सीन बना ली है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारी वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसको लेकर सरकार के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की आज बैठक भी हुई है। तो अभी क्या ताजा स्थिति आप वैक्सीन को लेकर देखते हैं? देखिए कि वैक्सीन के बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। वैक्सीन ये वायरस का जो प्रोटीन होता है, अलग अलग प्रोटीन, उन प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है, पूरा वायरस के साथ नहीं जी। और वो प्रोटीन के खिलाफ हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, क्या असली वायरस जब हमारे पास पहुंचेगा तो उसको रोक पाते हैं या नहीं, वो वैक्सीन द्वारा बने हुए एंटीबॉडीज। इसमें हमें 3 चीजें देखना जरूरी होता है। एक तो क्या ये वैक्सीन सही मायने में शक्तिवान है जी, मतलब वो वायरस को रोकने में, और दूसरा क्या वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं जी, और तीसरा कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने सालों तक ये वैक्सीन का प्रभाव रहेगा वायरस से बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजों का हमें जांच करना बिल्कुल आवश्यक है जी। खास करके पहले 2 चीजों का तो पहले ही पता चलाना बिल्कुल आवश्यक है। तीसरा, किस हद तक, कितने सालों तक ये इस वैक्सीन का प्रभाव रहेगा, वो बाद में पता चले। मगर इसलिए कि ये वैक्सीन, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वैक्सीन शक्तिवान है या नहीं, क्योंकि वैक्सीन असली वायरस से नहीं बनता, वैक्सीन वायरस के कुछ हिस्सों से बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो वो वैक्सीन के हिस्सों में, वायरस के हिस्सों के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनते हैं जी, वो असली वायरस के खिलाफ काम नहीं कर पाते, खाली वो वायरस के हिस्सों को पहचानते हैं जी, पूरा वायरस को नहीं पहचानते हैं, तो तब वैक्सीन फेल हो जाता है। तो वैक्सीन में ये वायरस को पहचानने का और उसका मुकाबला करने का क्या शक्ति है या नहीं, वो भी देखना जरूरी है। दूसरा और एक खतरा भी है कि मामूली छोटे मोटे साइड इफेक्ट कभी हो जाते हैं, मगर कभी कभी कुछ वैक्सीन में बहुत ज्यादा खतरा इसलिए हो जाता है कि वैक्सीन खुद हमारे शरीर में इतना ज्यादा प्रतिक्रिया करती है, इम्यूनिटी पैदा करती है कि वो हमारे शरीर के खिलाफ ही काम करने लग जाता है। वो अक्सर नहीं होता, मगर कुछ वैक्सीन के साथ ये पाया गया है। तो इसीलिए ये भी देखना जरूरी है कि ये बिल्कुल सेफ है या नहीं, क्योंकि इसके वैक्सीन में कोई खतरा तो नहीं। तो ये दोनों चीजों देखने के लिए एक बड़ा ट्रायल करना पड़ता है। अलग अलग स्टेजेस में ट्रायल्स होते हैं, मगर सबसे बड़ा ट्रायल हम फेज 3 ट्रायल करते हैं जी। जब तक वो ट्रायल पूरा खत्म नहीं होता तो ये कितनी, ये वैक्सीन का काबिलियत कितना है वायरस को रोकने में और उसका सेफ्टी कितना है, ये दोनों चीजों देखने के लिए वो ट्रायल करना बिल्कुल आवश्यक है। अभी तक
किसी वैक्सीन का वो फेज 3 ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ दुनिया भर में। तो इसीलिए कहना मुश्किल है कि कौन सा वैक्सीन सफल होगा, कब तक निकलेगा। उम्मीद है कि कुछ महीनों में कोई असली अच्छा वैक्सीन निकलेगा, और अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तरह तरह के लोगों के सवाल आ रहे हैं कि लोग ये वैक्सीन को लेकर, लेकिन डॉक्टर रेड्डी जैसा कि आपने बताया कि ज्यादातर वैक्सीन्स अपने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल में हैं और अभी काफी वक्त लगना है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ये संतुष्टि नहीं हो जाती कि ये वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव या प्रभावशाली है, तब तक इसका लोगों के ऊपर इसे नहीं मासेस में लगाया जा सकता। और इसके बल्कि ट्रायल को लेकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि बहुत सारा लोगों में उत्साह था कि वो उन्होंने जिन लोगों की सूची मांगी गई थी, लोगों से नाम नॉमिनेशंस मांगा गया था कि ट्रायल करने के लिए, तो लोगों ने बड़े उत्साह से अपने नाम उसमें दर्ज करवाए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट था कोरोना की वैक्सीन को लेकर। जी, क्योंकि ये वैक्सीन हेल्थी लोगों में दी जाती है जिनको कोई बीमारी नहीं, तो वॉलंटियर्स को लेना बिल्कुल आवश्यक है। जो लोग अपनी इच्छा से इस प्रकार का वैक्सीन ट्रायल में शामिल होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कई सारे वॉलंटियर्स सामने आए और ये वैक्सीन के ट्रायल में भाग लेकर एक तरीके से पूरा दुनिया को वो मदद करना चाहते हैं। जी, और डॉक्टर रेड्डी इस समय बहुत सारे श्रोता हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का, जहां से हमारे साथ यामीन जी जुड़ चुके हैं। यामीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर जी यामीन जी, आपकी आवाज हम तक बहुत क्लियर नहीं आ रही है। यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी। जी मैं सर से एक सवाल पूछना था। तो ये पूछना था, जैसे वो बुजुर्ग जो कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो गए, क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? तो ये पूछना था जी डॉक्टर रेड्डी 52,000 लोग जो ठीक हो रहे हैं, ये चीज से हो रहे हैं, एंटीबायोटिक से हो रहे हैं या उससे हो रहे हैं जो आपकी आइडेक्स वगैरह है, किस चीज से हो रहे हैं, ये पूछना। जी, तो पहला तो सवाल डॉक्टर रेड्डी इनका ये है कि जो अगर बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर कोरोना हो गया था और उसके बाद वो ठीक होकर वापस आ गए हैं, तो क्या वो प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? आमतौर से बहुत ही बुजुर्ग लोगों के पास से प्लाज्मा नहीं लिया जाता। कुछ कम उम्र वालों का प्लाज्मा ज्यादातर लिया जाता है। जी, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उनके पास और कोई बीमारी नहीं है और जिनके पास एंटीबॉडी का लेवल काफी ज्यादा होता है, तो वो उनका प्लाज्मा लिया जाता है। और एंटीबॉडी का लेवल कितना है, उसका कितना स्तर है, वो देख के, वो नाप के फिर तब लिया जाता है। आमतौर से बहुत ही बुजुर्ग लोगों के पास से नहीं लिया जाता और बच्चों के पास से नहीं लिया जाता। जी, और डॉक्टर रेड्डी ये भी जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का कोरोना की बीमारी में क्या रोल है? क्या लोग एंटीबायोटिक दे जाने की वजह से ठीक हो रहे हैं? देखिए, एंटीबायोटिक का वायरस के खिलाफ कोई रोल नहीं है। अक्सर कोई एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करता। जी, मगर कभी कभी वायरस का इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कहते हैं, उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि वायरस जब हमारे फेफड़ों को चोट पहुंचाता है तो वहां पे बैक्टीरिया भी जम सकते हैं और उनके द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, मगर आमतौर से वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना उचित नहीं। जी, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कोरोना में सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए होता है। प्राइमरीली एंटीबायोटिक का उतना रोल नहीं है। और इसके बाद हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर का, जहां से हमारे साथ राजेश जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आकाशवाणी परिवार और आदरणीय डॉक्टर साहब को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, आपको भी शुभकामनाएं। जी, और मैं राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। और मेरा प्रश्न ये है कि आमतौर से बहुत से लोग मुंह से सांस लेते हैं, तो वो अपना कोरोना बचाव किस तरह से करें?
जी डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नाक की बजाय अक्सर जब नाक बंद होती है तो उस केस में हम मुंह से सांस लेते हैं, तो उस केस में क्या कोरोना के काल में ये घातक हो सकता है? उससे कोरोना के फैलने क्या बढ़ सकते हैं? देखिए, कोरोना नाक से भी प्रवेश कर सकता है और मुंह से भी प्रवेश कर सकता है, केवल मुंह से ही नहीं जी। मगर जब सांस लेते हैं तब तो मास्क पहनना मुश्किल है। घर में आप अकेले हैं या घर वालों के साथ हैं तो फिर जैसा आपका आदत है वैसे ही सो जाइए जी। और मुंह से सांस लेने का ज्यादा आदत है तो उसका भी कारण बाद में पहचाना जाएगा डॉक्टर के पास जाके कि क्यों इस प्रकार का हो रहा है जी। मगर कोरोना का प्रवेश जो है नाक से भी हो सकता है और मुंह से भी हो सकता है और केवल मुंह से सांस लेने में और खास करके घर में नींद के वक्त मुंह से सांस लेने में कोई खास खतरा बढ़ने का संभावना नहीं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि आप मुंह से भी इसका खतरा हो सकता है और नाक से भी कोरोना वायरस का प्रवेश हो सकता है, इसलिए अगर आप मास्क लगाएंगे तो दोनों ही केसेस में आप बच सकते हैं। और अब हम रुख करते हैं जम्मू का, जहां से हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल एक प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर कोरोना से कोई फेफड़े वगैरह थोड़ा डैमेज हो जाते हैं जी, तो वो प्रॉब्लम जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट जो होता है, क्या ये भी बड़ी देर तक रहता है? और दूसरा सवाल एक ये और है कि ये गवर्नमेंट जैसे बोल रही है कि स्कूल खोलेंगे जी, तो बच्चों के लिए तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना ये, क्योंकि वो तो ना। जी डॉक्टर साहब, इनके दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि अगर किसी को कोरोना से इन्फेक्शन होता है तो और उसके अगर फेफड़े उस पर असर पड़ता है, वो डैमेज होते हैं, तो क्या ये किसी तरह का परमानेंट काइंड ऑफ डैमेज है या रिकवर हो जाता है पूरी तरीके से? ये वायरस कुछ अजब सा वायरस है जी। हर एक में एक ही तरह से बर्ताव नहीं करता। कई लोगों में फेफड़ों में थोड़ा बहुत तकलीफ होने के बाद भी बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। कुछ लोगों में फेफड़े तक भी पहुंच नहीं पाता जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जहां पे फेफड़ों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और वहां पे काफी खराबी होने के बाद कुछ आगे चल के भी इसके लक्षण नजर आते हैं और कुछ महीनों बाद भी कुछ एक्सरे वगैरह में या वैसे क्लिनिकली जांच करने में कुछ फेफड़े का डैमेज पता चल जाता है कि फेफड़े में खराबी अभी भी है जी। तो कहना मुश्किल है कि हर एक प्रकार का फेफड़ों का नुकसान होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई बगैर नुकसान के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि किस प्रकार का डैमेज हुआ, नुकसान हुआ बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद में कितना जल्दी से वो ठीक हो गए हैं और उसके बाद में एक्सरे वगैरह में अभी कोई नुकसान अभी नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, वो देखने वाली बात है। मगर हर एक में इसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, अलग अलग लोगों में अलग अलग असर हो रहा है इस वायरस का। जी। और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहते हैं कि अगर जैसे स्कूल अगर खुलेंगे आगे आने वाले समय में तो बच्चों को क्या मतलब किस तरह का खतरा हो सकता है, तो कितना जरूरी है स्कूल को बंद रखना? जी, पहले ये सोचा जाता था कि बच्चों को कोई खतरा नहीं है, ये वायरस छूता नहीं है, अगर वायरस छूता भी है तो कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता और उसको कोई नुकसान नहीं होता जी। मगर अभी पता चला है कि वो ठीक नहीं है। बच्चों में भी कभी कभी बीमारी हो जाती है जी। बहुत ज्यादा घातक बीमारी नहीं होती और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और कुछ ही लोगों में बहुत ही कम मात्रा में ज्यादा बीमारी का लक्षण नजर आए हैं। कुछ वो भी खास करके वायरस के वजह से नहीं, वायरस के प्रति हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी का रिएक्शन होता है उसके वजह से कुछ बच्चों में कुछ अलग तरीके का बीमारी भी नजर आया है जी। और जैसा मैंने कहा ये बहुत ही कम बच्चों में हुआ है। कई सारे बच्चों में जो हुआ है बीमारी के लक्षण या तो नजर नहीं आए या बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। फिर भी क्योंकि कुछ खतरा है और ये कहना मुश्किल है कि किस बच्चे को किस प्रकार का होने वाला है,
हम उतना ही हमें सावधानी से रहना चाहिए। 2 साल के ऊपर बच्चों को भी मास्क पहनाना चाहिए, खास करके जब वो बाहर जाते हैं जी। और वो जो दूरी रखना, हाँ बच्चे तो खेलकूद में दिलचस्पी रखते हैं, पर फिर भी उनको कहना है कि बहुत नजदीक से ना खेलें, दूर से ही खेलें और हाथ बिल्कुल अक्सर साफ रखें। तो बच्चों को भी हमें ये सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये वायरस बच्चों के ऊपर भी असर कर सकता है। हालांकि तसल्ली की बात है कि आमतौर से बच्चों के ऊपर उतना ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। जी, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि बच्चों के ऊपर कम असर पड़ता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हमें प्रिकॉशन लेके चलना है, क्योंकि कोरोना के केसेस बच्चों में भी देखे गए हैं। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने कुछ दिनों पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था कि विश्व के लगभग 160 देशों में 1 अरब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना काल में इस समय जंग लड़ रहे हैं, घर पे हैं, और स्कूल कॉलेजेस बंद होने के बाद बहुत तरह की चीजें वहां पे चल रही हैं। तो उसने भी इस पर अपनी चिंता जताई थी। और इस बीच हम रुख करते हैं बेंगलोर का, जहां से हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता श्रीकांत जी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं प्रश्न के पहले जितने भी संचालक हैं और जितने भी डॉक्टर आज तक आए हैं उन सबको नमन करता हूं, क्योंकि 2 दिन बाद स्वाधीनता दिवस आ रहा है। आप लोगों ने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपके इस काम को और हम कोई भी इस काम को भूल नहीं सकते, क्योंकि जितनी जागरूकता आपने फैलाई है उसके लिए जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। मैं हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि विदेशी अंग्रेज की जो वैक्सीन बन रही है उसके लिए भारतीय लोगों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? धन्यवाद, जय हिंद। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डी इन्होंने आपको बहुत हेलो हमारा भी जी आपको बहुत सारी धन्यवाद उन्होंने दिया है कि किस तरह से एक कोरोना वॉरियर के रूप में आपने लोगों की सेवा की है। और हमारे कार्यक्रम के जरिए विभिन्न तरह जो चिकित्सक आए हैं इस कार्यक्रम में, उन्होंने अपनी विशेषज्ञ राय साझा की है, लोगों के सवालों का जवाब दिया है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जो सवाल इन्होंने पूछा है कि विदेशी वैक्सीन का ट्रायल हमारे देश के लोगों के ऊपर क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक तो पहला मैं भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि सभी लोग कोरोना वॉरियर हैं। और आपके कहने से हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है। हमारे वैक्सीन का बात जो आया है, भारत देश में भी वैक्सीन बन रहे हैं और उनका भी जांच किया जा रहा है। खास करके 2 वैक्सीन का निर्माण भारत में ही हुआ है और उनका अभी क्लिनिकल ट्रायल्स या जांच चल रहे हैं। तो देखना है कि उनका कितना क्या परिणाम होगा, कितने सफल होंगे। बस सभी लोग यही उम्मीद से हैं कि वो काफी सफल हो जाएंगे और जल्दी हमें देंगे। मगर विदेश का भी एक वैक्सीन जो बन रहा है ऑक्सफोर्ड में, ब्रिटेन में, तो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो पुणे में है, जो आमतौर से दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करते हैं बाकी वैक्सीन का, उन्होंने भी उस वैक्सीन का सैंपल्स मंगाए हैं और उसका अभी भारी मात्रा में निर्माण उनका शुरू कर दिया। ये क्योंकि अभी वैक्सीन का ट्रायल का नतीजा तो नहीं निकला, पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ये वैक्सीन सफल होता है हम तब तक तैयार रखेंगे वैक्सीन के डोसेस, कुछ 4 मिलियन के वैक्सीन के डोसेस हम तैयार रखेंगे ताकि जल्द से जल्दी हम भारत में बांट सकें। तो इस प्रकार के हमारे पास 3 वैक्सीन के उम्मीदवार हैं अभी। 2 तो हमारे यहाँ हमारे लेबोरेटरीज में ही बने हैं और एक जो ऑक्सफोर्ड से मंगाया गया है। देखना है कि उन ट्रायल्स का क्या नतीजा होगा। जी, और इसके बाद अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में शहडोल का, जहां से हमारे साथ संजू साहू जी जुड़ चुके हैं। हेलो संजू जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे डॉक्टर साहब से एक सवाल। डॉक्टर साहब को पहले नमस्कार मेरा। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल मेरे मन में काफी दिनों से है कि जो केसेस जो ठीक हो चुके हैं, जो भी हमारे मरीज, तो उनको क्या दोबारा क्या होने के चांस क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरा भी एक थोड़ा शंका है।
जी डॉक्टर साहब, जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कोरोना को मात देने के बाद वापस आ गए हैं, क्या उनको दोबारा से कोरोना होने के कोई चांसेस हैं, और अगर उन्हें इसके बचाव के लिए भी क्या करना चाहिए? देखिए, यही देखा गया है कि ज्यादातर दुनिया भर में जो कोरोना के केसेस हुए हैं उनको अभी तक कोरोना का बीमारी दोबारा नहीं हुआ। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक विश्वास के साथ कहा जा सकता है जी कि हाँ, उनको कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गए, 3-4 महीने के बाद में दोबारा कोरोना। ये बहुत ही कम लोग हैं ऐसे। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दोबारा कोरोना का असर नहीं पड़ा। मगर अभी भी कहना मुश्किल है क्योंकि यह नया वायरस है, कुछ ही महीनों से ही चल रहा है दुनिया भर में। तो अभी कहना मुश्किल है कि कितने महीनों तक ये इम्यूनिटी रहेगा। क्या 6 महीने के बाद में दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता, 4 महीने के बाद में दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसलिए बचाव का साधन अपनाना ही ठीक है। अक्लमंदी यही रहेगा कि सोचना ये सोच के चले कि दोबारा भी हो सकता है, और उसके वजह से अभी मास्क पहनना और जैसा अभी तो दूरी रखना और हाथ का सफाई रखना, ये अच्छा है। हमें बस एक तो मनोबल बढ़ना चाहिए कि हाँ, हम कोरोना का परीक्षा से हम उत्तीर्ण होकर हम बाहर निकले हैं और हमें कुछ हुआ नहीं, खतरा। मगर उस विश्वास के साथ हमें सावधानी बरतना भी बिल्कुल आवश्यक है। जी, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि अगर हम कोरोना से ठीक होकर वापस भी आ गए हैं तो भी जो एहतियात है वो हमें पूरा बरतना है, हमें मास्क का प्रयोग करना है और जो भी हमें दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। और डॉक्टर साहब, अब समय बहुत कम है, हम अपने जो लास्ट कॉलर हैं उनको ले लेते हैं। जल्दी से हम रुक करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुब्रतो बर्मन जी। सुब्रतो जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम पूछना चाहते थे, जो अभी तो सेंट्रल एसी में अभी मैंने चल रहा है, इसमें जी भी आपके स्टडी में आया है जी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मास्क पहनते हैं घर से बाहर जाने के पहले जी, तो मास्क तो हमको सारा दिन रहना है, तो पानी पीना है, खाना खाना है। जी 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 जी। तो उस टाइम हम क्या करता है, इसके डर में तो हम बाहर जाके मास्क मैंने फाका एरिया में जाके मतलब मास्क खोल के खाना खाते हैं। जी ये सही है जी, क्या? समझ गए। डॉक्टर रेड्डी, आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया इसके ऊपर चाहेंगे जवाब, कि इन्होंने बोला कि जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी है और सेंट्रलाइज्ड एसी में कहते हैं कि खतरा ज्यादा होता है वायरस के फैलने का, और वहां पे खाना भी खाना पड़ता है और मास्क उतारना भी पड़ता है, तो वहां पे कितने चांसेस होते हैं? सेंट्रलाइज्ड एसी में जो खतरा बढ़ तो जाता है, मगर खाना आवश्यक है, तो जल्द से जल्दी खाना खा लें और फिर मास्क पहन लें। अगर बाहर जाके बरामदे में बैठने का सुविधा है तो बरामदे में लें जहाँ पे खुली हवा होती है। हाँ, वही पूछ रहा था मैं। जी जी जी। खतरा है क्या? ठीक है, खतरा तो थोड़ा है, मगर वो खतरा जितना कम कर सकते हैं, मास्क ज्यादा देर तक पहन सकते हैं तो ठीक है। अगर बाहर वरांडा में खा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। जी, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि अगर आप सेंट्रलाइज्ड एसी में रहते हैं तो आप खाना खाने के लिए अगर आप मास्क उतारते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं या किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे आप सुरक्षित हों। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।